नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। हर रोज हम आपको अपने तमाम लाइव सेशंस के जरिए, डिबेट्स के जरिए महाराष्ट्र में जो तमाम मुद्दे हैं जो अभी फिलहाल गरमाए हुए हैं उनके बारे में बताते हैं। अभी आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताने वाले हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना को लेकर जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर वहां की राजनीति गरमाई हुई है, इस पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। आपको हम बताते चले कि शिवसेना के दो धड़े हो चुके हैं। लगातार हम आपको बताते हैं एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे, और अब उन दोनों ही धड़ों की तरफ से तमाम ऐसे दावे किए जा रहे कि वही असली शिवसैनिक है। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में तमाम सुनवाई हुई, चुनाव आयोग ने क्या फैसला सुनाया, हमने सब आपको बताया। अब जो बड़ा सवाल है वो ये है कि दिल्ली हाईकोर्ट में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे ने अपनी याचिका दायर कर दी है। अब दिल्ली हाईकोर्ट किसके पक्ष में ये फैसला सुनाएगा, ये आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आज मैं अपने साथी दीपक के साथ तमाम मुद्दों पर तमाम सवाल करने जा रही हूं। सबसे पहले दीपक, मेरा आपसे यही सवाल रहेगा कि आपको क्या लगता है, दिल्ली हाईकोर्ट में तो हालांकि याचिका दायर हो चुकी है, पहले सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चली, उसके बाद चुनाव आयोग ने बिना किसी कार्रवाई, बिना किसी सुनवाई के जो फैसला सुनाया, अब दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से क्या फैसला सुनाया जा सकता है? देखिए, जिस तरीके से ये मामला काफ़ी लंबा चला, जून के महीने का मामला है और अब ये अक्टूबर आ चुका है, अक्टूबर भी खत्म होने को, लेकिन मामला अभी तक शांत नहीं हुआ है। तो पहले कुछ बातें गौर करने वाली कि आखिर मामला लगातार तारीखों पर क्यों चलता जा रहा है। सबसे बड़ी वजह यह है कि जो शिवसेना का मामला है एक जगह टिक नहीं रहा है। पहले विधायकों की योग्यता पर था, फिर दूसरा मुद्दा बना यहाँ पर जिस तरीके से चुनावी सिंबल को लेकर, फिर अचानक से उपचुनाव की स्थिति आ गई थी ऋतुजा लटके, जिसमें आसानी से जीत हासिल करी, कहीं ना कहीं उनको वॉकओवर मिला बाकी पार्टियों के जरिए। और जिस तरीके से यहाँ पर फिर उपचुनाव की स्थिति बनी तो वहाँ पर मामला चला। फिर 5 जजों की जो संवैधानिक एक बेंच थी उसकी नौबत क्यों आई, क्योंकि जो जस्टिस थे इससे पहले वो भी बदले गए थे, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा था और उनका जो पद से बर्खास्ती हुई थी उनका समय कार्यकाल पूरा हो चुका था। फिर उसके बाद समय चला, फिर जो कोई नए जज आए उनको ये केस स्टडी करने में काफ़ी वक्त लगा। तो ऐसे करते करते मामला बहुत लंबा खिंच गया। फिर उसके बाद अब भी अगर आप गौर करें तो रोज कोई ना कोई खबरें हैं कि विधायक आ रहे हैं इस खेमे में, और कोई बीजेपी में शामिल हो रहा है, कोई शिवसेना से अलग होना चाह रहा है जो कि उद्धव गुट की है, कोई शिंदे गुट की शिवसेना से अलग होना चाह रहा है। ऐसी लगातार खबरें सामने आ रही है। इसी वजह से निष्कर्ष पर आ पाना बहुत मुश्किल है, ताकि एक सही आंकड़ा हो कि आखिर यहाँ पर जो गिनती है विधायकों की वो कितनी है। अगर बॉम्बे हाईकोर्ट की बात करें, दिल्ली हाईकोर्ट की, तो जिस तरीके से मामला, मुंबई का मामला दिल्ली पहुंचा, इसमें गौर करने वाली बात यह कि दिल्ली में इस समय उच्च कई सारे न्यायालय हैं जो कि शायद इस मामले पर कहीं ना कहीं सुनवाई करता नजर आए। और रही बात पक्षपात की, तो पक्षपात को लेकर कई सारे यहाँ पर विपक्षी पार्टियां जिन्होंने इस बीच में आपको रोकना चाहूंगी, ठीक है। जो उद्धव ठाकरे हैं उनकी तरफ से तमाम ऐसे आरोप है वो लगाए गए थे कि चुनाव आयोग ने पक्षपात होकर ही ये सब कुछ निर्णय लिया है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि अब दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से अगर उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगेगा या फिर एकनाथ शिंदे को बड़ा झटका लगेगा, तो दोनों ही धड़ों की तरफ से क्या कुछ आने वाले समय में कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, उद्धव तो इस समय पूरी तरीके से बेबस हैं, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे, उनके हाथ में इस समय कुछ है नहीं ज़्यादा। और इससे पहले अगर आप देखें, जब कोविड का समय था, कंगना रनौत, नवनीत राणा, ऐसे कई महिला रही थी, जिसमें महिला नेता के तौर पर नवनीत राणा और एक्ट्रेस के तौर पर कंगना रनौत, जिन्होंने खुले तौर पर कहीं ना कहीं उद्धव को लेकर निशाना साधा था कि आने वाले वक्त में जब आप सत्ता से बाहर होगे, तब आप बेबस होगे, तो आपको पता चलेगा। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उनकी थोड़ा बहुत शराब जो है वो लगता नजर आया। और नवनीत राणा ने तो ये बात भी कही थी कि आपने हनुमान चालीसा का मजाक उड़ाया था, आपने हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करने दिया था मातोश्री के बाहर, इसी वजह से जो 40 विधायक है वो आपसे अलग हो गए। तो उन्होंने ऐसी ही बातें जोड़ी थी कि कहीं ना कहीं जो पूरा कंक्लूजन था वो कहीं ना कहीं इसी बात पर निकला कि उद्धव ने जो कुछ भी अपने कार्यकाल के दौरान किया, आज उनको वो मिलता नजर आ रहा है। तो कोर्ट के फैसले के बाद भी, 5 जजों के फैसले के बाद भी उद्धव ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। संजय राउत भी अभी जेल में क्या कर पाए, बाहर तो नहीं निकाल पाए उन्हें। तो ये एक बड़ी वजह है कि उनके हाथ में अब सत्ता नहीं है। महाविकास अघाड़ी की अगर सरकार की बात करें, शरद का झुकाव भी शिंदे फडणवीस की तरफ अभी कुछ दिनों पहले देखने को मिला। भले उसे राजनीति से अलग करने की बात कही गई, लेकिन अगर आप एक मंच पर आ रहे हो और ऐसा ना हो कि राजनीति की बात ना हो, तो शायद किसी के भी गले से ये बात हजम ना हो। राजनीति की बात जरूर हुई होगी, शरद की बात हुई होगी, उद्धव की बात हुई होगी। रही बात शिंदे गुट की, तो शिंदे गुट के पास विधायकों का अच्छा खासा समर्थन है, बीजेपी के साथ सरकार बनी हुई है, 2-2.5 साल में इतना काम कर सकते हैं ताकि आने वाले चुनावों में जनता का वोट बटोर सके। देखिए, आपने जिस तरीके से बीजेपी का नाम लिया, तो बीजेपी और एकनाथ शिंदे यानी कि ईडी की सरकार यहाँ पर महाराष्ट्र में बन रही है। और हम आपको बताते चले कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के साथ जो 40 बागी विधायक आए थे, उनकी तरफ से नाराजगी जाहिर की, अपना आक्रोश जाहिर किया गया। अब उसके बाद आपको क्या लगता है कि अगर तब दूसरा कैबिनेट विस्तार हुआ और उन तमाम विधायकों को कोई अच्छा मंत्रालय नहीं मिला, तो क्या उनकी एक बार फिर से मातोश्री में वापसी हो सकती है? देखिए, अच्छा मंत्रालय जो था वो पहले बढ़ चुका है लगभग। अगर देखें तो जो अच्छे मंत्रालय थे, जो बड़े मंत्रालय थे जिन पर गौर किया जाता है, वो बढ़ चुके हैं, क्योंकि 40 विधायकों की ये संख्या थी। 40 दिन बाद पहला कैबिनेट हुआ, 100 दिन से ज़्यादा शिंदे की अगर यहाँ पर बात करें
शिंदे और बीजेपी के समर्थन की सरकार को हो चुका है, लेकिन 20 मंत्रियों के साथ ये चल रहे हैं। आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव भी हैं और कई राज्यों में चुनाव की स्थिति भी है, जहां पर शिवसेना पार्टी सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं, अलग अलग राज्यों में भी है। लेकिन तो उसकी सक्रियता तो सिर्फ महाराष्ट्र तक ही है ना। देखिए, अगर आप बात करें, जब बात आई थी यहाँ पर उद्धव के खिलाफ शिंदे की शिवसेना की बगावत की, तो हिमाचल में भी और दिल्ली में भी ऐसे कई राज्य थे जहाँ पर शिवसेना के आला अधिकारी मौजूद हैं। लगभग ये कोशिश करते हैं कि हर राज्य में, जैसे कांग्रेस पार्टी भी छोटे स्तर से शुरू करी, फिर हर राज्य तक गई, वैसे आम आदमी पार्टी ने भी छोटे स्तर से शुरू करा और हर राज्य में जा रही है। सपा पार्टी का भी यही हाल है, हर पार्टी का यही हाल है। शिवसेना भी सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, वो हर राज्य में कहीं ना कहीं अपनी पकड़ बनाना चाह रही है, तो वो गौर करने वाली बात है। और आपने जिस तरीके से बातें छेड़ी यहाँ पर कैबिनेट विस्तार की बात की, तो कैबिनेट विस्तार दूसरा होगा, उससे पहले आपको एक और जानकारी दे दें कि महामंडल एक ऐसा पद खाली पड़ा है जो 2.5 साल से खाली पड़ा है। कहा जा रहा है कि उन विधायकों को उन पदों पर नियुक्ति की जा सकती है ताकि उन विधायकों को भी ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर देखें तो इतने सारे विधायकों की एकदम से ही सभी पदों पर नियुक्ति नहीं हो पाएगी, समय के साथ बदलाव होते रहेंगे। लेकिन महामंडल के कुछ पद खाली पड़े हैं, उन पदों पर इन विधायकों को भेजा जा सकता है ताकि ये जनता के बीच जाकर जो सेवा करना चाहते हैं जनता की, वो करते नजर आए। ठीक है, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये होगा, जो एमएनएस प्रमुख है राज ठाकरे की अगर हम बात करें, अगर उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को किसी को भी शिवसेना की बागडोर नहीं मिली, तो अभी जैसे जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद राज ठाकरे को शिवसेना की बागडोर मिल सकती है, आपको क्या लगता है कि मिल सकती है या नहीं मिल सकती? क्योंकि जो राज ठाकरे वो लगातार बाला साहेब ठाकरे की छवि अपनाने की कोशिश करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि शिवसेना की बागडोर क्या राज ठाकरे के हाथ में? ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कयासों पर ही है। शिवसेना की बागडोर अगर राज ठाकरे को चाहिए होती तो पहले भी ले चुके होते, क्योंकि जैसे आज एकनाथ शिंदे के साथ विधायक हैं, कभी राज ठाकरे के साथ ये विधायक हुआ करते, बल्कि आज भी राज ठाकरे के साथ ही हैं। क्योंकि अगर पूरा घटनाक्रम को देखा जाए तो एकमात्र राज ठाकरे जिन्होंने सही मायने में बाला साहब ठाकरे के विचारों का पालन किया। क्यों? क्योंकि ना तो वो कभी सत्ता की लड़ाई करे, ना ही वो उन्होंने मुख्यमंत्री पद की लालसा दिखाई। हमेशा उन्होंने यही कहा कि मेरी पार्टी से कोई ना कोई आगे बढ़ेगा, मैं खुद कभी मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, मेरे हाथ में रिमोट कंट्रोल रहेगा। बाला साहब ठाकरे को किंग मेकर कहा जाता था, वो किंग बनाते थे, ना कि खुद किंग बनते थे। प्रधानमंत्री भी बन सकते थे, ऐसी खबरें थी, लेकिन वो खुद नहीं बने क्योंकि वो किंग बना रहे थे। कई सारे ऐसे लोग थे, जैसे आनंद दिघे हो गए, खुद एकनाथ शिंदे हो गए, राज ठाकरे हो गए, जिसने कई सारे नेताओं को, इस पार्टी ने कई सारे नेताओं को महाराष्ट्र की सत्ता में दिया। और महाराष्ट्र की सत्ता में 182 सीटों पर अगर ज़्यादा यहाँ पर कहीं लड़ाई होती है, यहाँ पर जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ता है, 187-88 का चर्चा होता है, तो यहाँ पर आज भी शिवसेना का दबदबा, शिवसेना का एक डर दिखता है। किसकी वजह से? बाला साहब के विचारों की वजह से। राज ठाकरे भी यहाँ पर वही विचारों का पालन कर रहे हैं और उन्होंने बगावत के बाद सीधा खुद की पार्टी बना ली और खुद की एक सेना तैयार कर रहे हैं ताकि उनको आने वाले वक्त में किसी और के पास समर्थन न मांगना पड़े। तो देखिए, पहले भी जैसा कि मैंने दीपक से सवाल किया था, सबसे पहले मैंने यही बताया था कि ये अभी राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच मेरा आखिरी सवाल दीपक से यही होगा कि इन सब मामले में, यानी कि शिवसेना का जो अभी मुद्दा अभी उठ रहा है, तो इसमें शरद पवार की क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, शरद पवार की भूमिका इस समय अगर बात करें, राज ठाकरे तो उनकी खैर बात ज़्यादा मानते नहीं क्योंकि वो एनसीपी कांग्रेस के खिलाफ वो भी हैं। रही बात शिंदे और फडणवीस की, शिंदे और फडणवीस राजनीतिक तौर पर सारी चीज़ें देखते हैं, ना कि पारिवारिक तौर पर। वो बहुत ही राजनीति के कहीं ना कहीं मंजे हुए खिलाड़ी हैं और जानते हैं शरद पवार की भूमिका कितनी है। क्योंकि अगर बात करें, शरद पवार को भी बहुत बड़ा चाणक्य कहा जाता है महाराष्ट्र की राजनीति का, वो भी बगावत कर चुके हैं। अगर शिंदे ने आज करी 2022 में, तो इससे पहले कांग्रेस पार्टी को तोड़कर एनसीपी बनाई गई थी, याद हो तो वहाँ पर सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने थे शरद पवार। तो जो इतनी कम उम्र में इतना बड़ा जोखिम उठा सकता है, तो उसका राय लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस बहुत कुछ है। और जो व्यक्ति उद्धव ठाकरे जैसे व्यक्ति को नेता, मुख्यमंत्री बना सकता है अपने कहने से और सरकार अपने दम से चला सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। क्योंकि उद्धव ठाकरे जो कभी फोटोग्राफी की फील्ड में इंटरेस्ट दिखाते थे, वो आए और मुख्यमंत्री बने, वो भी महाराष्ट्र जैसी सत्ता के, जिसके दिल्ली के बाद सबसे ज़्यादा यहाँ पर चर्चा रहती महाराष्ट्र की, अगर ऑल ओवर यहाँ पर देखा जाए वर्ल्ड में। तो इस तरीके से यहाँ पर शरद पवार ने वहाँ बड़ी भूमिका निभाई और विपक्ष के तौर पर शरद पवार बहुत बड़े नेता के तौर पर देखे जाते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के वक्त शरद पवार को लेकर कहा गया था कि बीजेपी की तरफ से वो चाहते थे कि शरद पवार को राष्ट्रपति कैंडिडेट के लिए आगे किया जाए, लेकिन वहां पर इनकार किया। लेकिन कहीं ना कहीं शरद को इनसे गठबंधन करना, उनसे गठबंधन करना, किसी से भी गठबंधन करे, बस उनको सत्ता में रहना है। तो देखिए, दीपक ने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी। हमने राज ठाकरे के बारे में बात की, शरद पवार के बारे में बात की, एकनाथ शिंदे के बारे में बात की, उद्धव ठाकरे के बारे में बात की। हम आपको बताते चले कि उद्धव ठाकरे के राइट हैंड माने जाते थे एकनाथ शिंदे, और जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने अपने बगावती तेवर दिखाए, जिस तरीके से 40 बागी विधायकों के साथ महाविकास आघाड़ी सरकार गिरा दी और फिर सत्ता में आ गए, और उसके बाद जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम बने देवेंद्र फडणवीस। लेकिन इस बीच जो बड़ा सवाल
उठकर आ रहा है वो यही है कि अब आखिरकार महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि शिवसेना को लेकर जो तमाम गर्माहट अभी महाराष्ट्र में चल रही है वो आखिरकार उस पर विराम कैसे लगेगा। महाराष्ट्र में शिवसेना को लेकर ये जो गहमा गहमी देखने को मिल रही है, क्या दिल्ली हाईकोर्ट इस बारे में अपना कोई फैसला निकाल पाएगा, क्योंकि अनिश्चितता का दौर लगातार राज्य में बना हुआ है। आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए कि शिवसेना की बागडोर आखिरकार किसको मिल सकती है, उद्धव ठाकरे या फिर एकनाथ शिंदे, या फिर आने वाले जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे कि राज ठाकरे को भी मिल सकती है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।